हेलो एवरीवन। कल आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम था। आई होप सभी ने एग्जाम अच्छे से किया होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कि आपने मैथ्स और रीजनिंग में कितना स्कोर किया है। यहाँ पर मेरे पास सेट ए है जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक 50 क्वेश्चंस हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग के हैं, जिन्हें मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें से आप मैच करना कि आपके कितने आंसर सही थे और कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर मैथ्स और रीजनिंग में कितना रहा। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका मिसिंग नंबर से है और मिसिंग नंबर में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। तो देखो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा था, 7 से 16 हमने बनाया, 7 की 2 से इंटू करके उसमें 2 प्लस कर दिया तो यहाँ से 16 आ गया। और फिर 16 से 34 बनाया तो 16 दूनी 32 और प्लस 2 किया तो यहाँ से 34 आ गया। अब 34 से हमें बनाना है अगला नंबर, तो 34 की 2 से इंटू करो और उसमें प्लस 2 कर दो तो यहाँ से 70 आ जाएगा। और 70 हमारा कौन से ऑप्शन में है? बी, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो 70 करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कहा गया है कि एक पासे को 4 बार फेंका गया है और इसकी 4 अलग-अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। तो आपको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। मैंने आपको सिखाया है कि कोई सी भी दो आकृति ऐसी ढूंढ लो जिसके अंदर कोई एक फलक कॉमन हो। तो देखो पहले वाले और चौथे वाले को देखो, यहाँ पर 2 कॉमन है तो इस 2 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, और यहाँ से इसको 2 को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो। तो पहले वाले से हमें मिलेगा 2, 3 और 6, और दूसरे से मिलेगा हमें 2, 4 और 1। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2 5 के अपोजिट होगा और 3 4 के अपोजिट होगा और 6 1 के अपोजिट होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, तो इसमें कहा गया है कि आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो देखो 3 से 7 बन रहा है, कैसे बनाया होगा हमने? 3 की इंटू 2 से की होगी और प्लस 1 किया होगा तो 7 आ जाएगा। फिर 7 से हमने 2 से इंटू किया और प्लस 1 किया तो 15 बन गया। ऐसे ही 15 की इंटू 2 से की तो 30 और प्लस 1 किया तो 31 आ गया। फिर हमने 63 की इंटू 2 से करनी है और प्लस 1 करना है। तो आप देखो 3 दूनी 6 और एक 7, यानी कि 7 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी में। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 127 होगा सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, और उसमें कहा है कि ये जो सीरीज आपको दी है ना इसका 8वां पद निकालो। तो देखो यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? 4, मतलब 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पर है, 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, मतलब हमें ये वाला बताना है कि कितना होगा। तो आप ये देखो कि ये बन कैसे रही है सीरीज। तो आपने 2 से 6 बनाया तो इंटू 3 किया होगा, ऐसे ही 6 से 18 बनाया तो फिर इंटू 3 किया होगा, 18 से 54 इंटू 3 करके, फिर इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू 3 करेंगे और फिर इंटू 3 करेंगे और फिर इंटू 3 करेंगे। मतलब अब यहाँ पर देखो कि 54 में मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा? 1 2 3 4, मतलब 81 से इंटू करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मुझे 4 दिख रहा है यूनिट प्लेस पर? डी, यानी कि डी जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपको 105 में क्या दिया है कि एक सीरीज है आपके पास अल्फाबेटिकल, और उसमें अगला आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप देखो डी होता है 4 और जी होता है 7, अल्फाबेट के प्लेस आपको याद होने चाहिए, और जे होता है आपका 10। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 3 प्लस होके बनना है ना? तो पहले लेटर में 3 प्लस हो रहा है तो जे में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम मिलेगा, और एम वाले तो चारों ही ऑप्शन है तो फिलहाल हमने लिख लिया कि पहला तो एम होगा। फिर देखो ओ, ओ होता है 15 और एस होता है 19। तो यहाँ 4 प्लस हो रहा है, मतलब दूसरे वाले लेटर में ना +4 करना है, और सेकंड में भी +4 करके आगे बढ़ो। तो आगे डब्लू में +4 करेंगे तो 27 आएगा, और 27 हो गया ए, क्योंकि 26 पर लेटर खत्म हो जाता है। और फिर देखो जी दिया हुआ है तो जी 7 होता है, और एल दिया है तो ये 12 है, तो यहाँ +5 हो रहा है। तो इसका मतलब क्यू में आप 5 प्लस कर दो, तो 17 में 5 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22, यानी कि एम ए बी इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा इस तरह से। दरअसल हुआ क्या है, जो जे डब्ल्यू क्यू है ना, पहले +3 हुआ है, फिर +4 हुआ है और +5 हुआ है, और इस तरह से हमारा एम ए बी बना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, और उसमें कहा गया है कि ए बी सी और उसके आगे 6 लिखा हुआ है। तो दरअसल यहाँ क्या हुआ है, देखो ए का कोड होता है 1 और बी होता है 2 और सी होता है 3। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा जो कि उसके आगे लिखा हुआ है। तो इसी लॉजिक से आप आगे देखो, डी होता है 4, एफ होता है 6 और जी होता है 7। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो 17 आएगा जो कि आगे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जे, जे होता है 10 और एल होगा आपका 12 और एन होगा 14। तीनों को प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपका होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कैसे? O15 होगा और प्लस उसके बाद में P16 होगा और T20,
और इक्वल्स टू ये तीनों जोड़कर आ जाएंगे 51, जो कि बी ऑप्शन में दिया है और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्या ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना लेटर की प्लेस अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 में आपको पता है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो दरअसल यहाँ लॉजिक क्या लगा है, 3 का स्क्वायर कर लो और प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, मतलब पहले वाले लेटर और लास्ट वाले लेटर का स्क्वायर कर लो और उनका आधा कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 प्लस 1 10 और अपॉन 2 5, जो कि बीच में लिखा हुआ है, इसलिए ये पैटर्न बनेगा। दूसरे वाले में भी लगाओ। तो देखो जैसे 4 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे और अपॉन 2 कर दो। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अपॉन 2 करोगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 यानी कि 10, और देखो 10 ही बीच में लिखा है। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करो और प्लस लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर करो और उसका आधा कर दो। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका 68 अपॉन 2। इससे इसको कट कर लो तो ये 34 बन जाएगा, जो कि बीच में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108। इसमें ये कहा गया है कि जो संबंध पुलिस का संरक्षण से है वही संबंध किससे है। तो आप देखो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आप एक ही बार में एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि पुलिस जो है वो संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो चोर जो है वो जेल में रहने के लिए थोड़ी बना है, या फिर शिक्षक कक्षा में रहने के लिए नहीं बना। तो ये दो तो हट जाएंगे। जो सी ऑप्शन है और जो ए ऑप्शन है इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ना आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लो। तो इंग्लिश में ना यहाँ पर राज्य की जगह पर लिखा है किंगडम, और किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। तो इसका मतलब ये वाला एलिमिनेट कर दोगे आप। तो ए ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है, यानी कि मंत्री जो है वो गवर्नेंस के लिए बना है, शासन के लिए बना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। तो 109 में आपसे कहा गया है कि 1 फरवरी 2004 को यदि ट्यूसडे था तो आप ये बताओ कि 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 2004 दिया हुआ है दोनों ही केस में, तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो मंथ दिए हैं उनके बीच के हम विषम दिन फाइंड कर लेंगे। तो कितने बचेंगे, जो पहला मंथ है उसके बचे हुए दिन। तो फरवरी यहाँ पर 2004 की है तो 29 दिन की होगी। इसका मतलब एक दिन उसका निकल गया तो 28 दिन बचे होंगे। प्लस इसके बाद आएगा मार्च, तो मार्च के 31 दिन, और प्लस अप्रैल, अप्रैल का एक दिन आपको दिया हुआ है तो वो 1। अब इनको 7 से कट कर लो तो यहाँ से 0 बचेगा और यहाँ से बचेगा 3 और प्लस यहाँ से 1 बचेगा। तो टोटल जो विषम दिन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूसडे में ना आप 4 दिन प्लस कर दो। तो ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा और फिर आएगा सैटरडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि सैटरडे। तो आप सी लगाएंगे इसका आंसर कि सैटरडे करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110। तो इसमें कहा गया है कि एक चित्र की ओर इंगित करते हुए राधा ने प्रमोद से कहा, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। अब देखो राधा बोल रही है ना, तो सबसे पहले राधा को बना लो आप। तो हमने यहाँ पर राधा को बना लिया और ये फीमेल है। अब देखो इसने क्या कहा गया है कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। तो राधा जो है वो किसकी पुत्री होगी, अपनी माँ की। तो ये राधा की जो है ना माँ है, ठीक है, यानी कि ये वो महिला है। तो महिला राधा, इसको हम नीचे बना लिया, और फिर उसकी इकलौती पुत्री है। तो इसके अलावा इसकी कोई और पुत्री नहीं है, और इनका जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है। तो जो इसका पुत्र होगा यानी कि वो राधा का भाई होगा, और ये किसका मामा है, ये प्रमोद का मामा है। तो हम प्रमोद को बनाएंगे नीचे, और प्रमोद की मम्मी का जो भाई है वो उसका मामा कहलाएगा। तो ये व्यक्ति की बात हो रही है। अब आप देखो यहाँ से पूछा क्या है, राधा जो है वो प्रमोद के पिता। अब देखो क्योंकि ये जो राधा है, राधा का हस्बैंड यहाँ हम बना लेते हैं ट्राइंगल के अंदर, ये उसका पिता है, ठीक है, कौन, प्रमोद का। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि राधा का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है। तो प्रमोद, राधा का जिसके साथ में का लगा है उसके बारे में बताएंगे। तो जो प्रमोद का पिता है वो राधा को क्या कहेगा, पत्नी। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा कि वो उसकी वाइफ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111। 111 में ये कहा गया है कि एक व्यापार सम्मेलन में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखो जब भी आपको हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन दिखे ना, जितने भी लोग मिला रहे हैं हाथ, उससे एक कम करके आप क्या काम करो, 10 है उसका इससे ठीक नीचे वाले नंबर से इंटू करके हाफ कर दो। तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और 9 पंजे 45, तो यानी कि ये 45 टाइम्स हाथ मिलाया जाएगा। और ये एक अच्छा सवाल होता है। अब देखो अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये भाई किस तरह से होता है, तो आप ऐसे सोचो कि जो पहला व्यक्ति होगा वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा।
तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो 10वां है वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला होगा वो 8 से हाथ मिलाएगा, फिर उससे अगला जो होगा वो 7 से हाथ मिलाएगा, फिर 6 से हाथ मिलाएगा, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो इस तरह से इन सबको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये 45 टाइम्स आएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना हाथ मिला लिया होगा ना, वो दोबारा से उसी व्यक्ति से, सेम व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा, वो एक कम से मिलाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। जिसको ये समझ नहीं आया उसके लिए आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो वो लगा दो, आपकी 10C2 निकाल देंगे हम। 10C2 जैसे ही सॉल्व हो जाएगा वो 45 ही हमें दे जाएगा और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें ये कहा गया है कि बताइए क्या संबंध यहाँ पर बनेगा। तो देखो दरअसल यहाँ जो संबंध इन्होंने बनाया है वो क्या है, जो WAITER ये लिखा हुआ है ना, तो W का जो नंबर होता है वो 23 होता है और A का होता है 1, I का होता है 9 और T का होता है 20, E का होता है 5 और R का होता है 18। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 24। तो आप ये देखो कि 23 और 1 को मैं प्लस करूंगा ना तो 24 आएगा, और फिर अगला लिखा है 29। तो यहाँ पर 9 को और 20 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 29 आएगा, और फिर अगला लिखा है 23, 8 को और 5 को और 18 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 23। तो ये दरअसल हुआ क्या है, लेटर के प्लेस लिखकर उनको प्लस किया हुआ है। तो अब देखो इसका लॉजिक हम इसमें बनाएं, तो जे होता है आपका 10, फिर उसके बाद यू होता है आपका 21, फिर उसके बाद एम होता है आपका 13 और पी होता है 16, फिर उसके बाद में ई होता है 5 और आर होता है 18। तो आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग के दोनों प्लस कर लो। तो देखो यहाँ से ये 31 आ जाएगा, 21 + 10 31, और 31 के हमारे पास दो ऑप्शन है। फिर उसके बाद में 13 को और 16 को प्लस कर लो तो ये 29 हो जाएगा। तो ये दरअसल बन क्या रहा है, 31 बन रहा है, 29 बन रहा है, और 5 और 18 को ऐड कर देंगे तो 23 बनेगा। तो आप ये देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है 31, 29 और 23 वाला। तो आप कहोगे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 31, 29 और 23। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, तो इसमें ये कहा गया है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो ये पास पास के नंबर है ना, तो इनमें डिफरेंस देख लो कितना होगा। तो पहले वाले दोनों में ना 4 का डिफरेंस है, फिर उससे आगे जो डिफरेंस दिया है वो 9 का डिफरेंस दिया है, फिर दिया हुआ है 16 का। आपको सीधे सीधे पता चल गया, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। मतलब 227 में ना आप 25 ऐड कर दो। तो ये ऐड करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 7 5 12 2। यूनिट प्लेस पर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, तो इसमें ये कहा गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि एल जो है वो जी की बहन है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एल को बनाया जी की बहन, तो एल यहाँ बन गया और ये सिस्टर है जी की, इसलिए जी इसके साइड में। फिर देखो इसके बाद क्या कहा है कि जी जो है वो एम का पुत्र है। तो अगर ये पुत्र है तो इसको ट्राइंगल से हम दिखा रहे हैं, और ऊपर हमने एम बना दिया। मैं दरअसल सर्कल से दिखा रहा हूँ फीमेल को और ट्राइंगल से दिखा रहा हूँ मेल को, और ऊपर की अगर लिख रहा हूँ तो वो उससे ऊपर वाली जनरेशन है, और नीचे अगर लिखूंगा तो उससे नीचे वाली जनरेशन है। ठीक है, इसके बाद देखो ये कहा गया है कि एम का विवाह डी से हुआ है, तो एम प्लस लगाकर मैंने डी दिखा दिया, इसका मतलब ये कपल है। फिर इसके बाद में कहा है कि डी जो है वो ई की बहन है। अगर डी सिस्टर है ई की, तो आपको पता चल गया कि एम जो है वो क्या होगा, मेल होगा, इसलिए इसको हमने ट्राइंगल में रख लिया। फिर इसके बाद में कहा है कि ई जो है वो सी का पुत्र है। तो ई अगर पुत्र है सी का, तो सी को हम ऊपर बना देंगे। और फिर कहा गया है कि सी का विवाह एस से हुआ है, तो प्लस हमने यहाँ पर एस कर दिया, शादीशुदा है। और फिर एस के बारे में बोला है कि ये पी की बहन है, तो एस अगर फीमेल है तो इसको सर्कल में बना दिया, तो सी जो होगा वो मेल होगा, और एस क्या है, ये पी की बहन है, तो पी को मैंने साइड में बना दिया। फिर ये कहा गया है कि एल का ई से क्या संबंध है, तो एल का और ई से, तो जिसके साथ में का लगा है ना उसके बारे में बताना है कि वो क्या लगेगा। तो देखो ये दोनों बहन भाई हैं, ई और डी दोनों बहन भाई हैं, तो बहन के बच्चे ही तो हैं ये दोनों। तो आप ये बोल देंगे कि बहन की पुत्री है, और क्योंकि एल के ऊपर सर्कल लगा हुआ है ना तो ये फीमेल है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट है, बहन की पुत्री, और यही आप मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, इसमें ये कहा गया है कि 8 लोग हैं जो एक घेरे में बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ और उसमें 8 लोगों को बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखो इसके बाद में ये कहा गया है कि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबका मुंह जो है वो हमने
केंद्र की तरफ कर दिया। इस तरह से हमने एरो लगा लिया कि ये सारे जो हैं सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि P जो है वो M के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले हम M को बना लेते हैं। M को मैंने नीचे बना लिया और फिर उसके बाएं तीसरे स्थान पर पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। तो यहाँ पर कौन है? P है। तो P यहाँ बैठ गया। फिर उसमें ये कहा गया है कि और T के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब ये जो और होता है ना, ये पहले वाले के लिए होता है। तो T के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए मुझे T को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो इसलिए पहला प्लेस ये हो गया और दूसरा प्लेस यहाँ पर। तो P इधर आ गया। फिर इसके बाद में ये कहा गया है कि N जो है वो P के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो P का दाहिना दूसरा स्थान N इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है? R जो है वो W के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो W तो हमने बनाया नहीं, लेकिन उसके आगे देखो जो M के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब ये जो होता है ना, ये सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि W के लिए। तो W जो है ना M के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो M का दाहिना पहला स्थान और दूसरा स्थान, यानी कि यहाँ पर W है। फिर इसके बाद में देखो, ये इस लाइन को दोबारा पढ़ लो कि R जो है वो W के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो R यहाँ पर आएगा दरअसल। ठीक है। अब फिर उसके बाद में कहा है कि F जो है वो P के बगल का पड़ोसी नहीं है। अगर P के बगल में नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। तो अब हमारे पास एक ही व्यक्ति बचा जिसका नाम है H। तो H को हम यहाँ बैठाएंगे। अब देखो यहाँ से ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। पूछा क्या है कि P के दाहिने बगल में कौन बैठा है? तो P के दाहिने बगल में H बैठा है, यानी कि A ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा कि H जो है वो P के दाहिने बगल में बैठा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116। तो इसमें एक आकृति आपको दी हुई है और इस आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो सबसे पहले ना आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लो। अगर यहाँ से आप इसको ब्रेक कर लेते हो तो दो आकृति आपके पास है। एक तो इधर साइड में ये वाली फिगर बन रही है, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। और दूसरी फिगर कौन सी बन रही है? ये वाली। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। वहां पर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स बहुत इजी वे में सिखा रखे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्या आती है, रीजनिंग आती है, तो आप यहाँ से चैनल से उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हम कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये जो मैक्सिमम नंबर आया इसका डबल कर दो। तो यहाँ से कितना आ गया? 12। मतलब इधर इधर वाली पिक्चर में 12 ट्राइंगल हैं और इसमें जब हम काउंट करते हैं तो कैसे करेंगे? 1 2 इन्हें प्लस कर लो तो ये 3 हो गए। मतलब इधर से 3 मिल रहा है और इधर से मिल रहे हैं हमें 12। तो पहले तो इन्हीं को जोड़ लो तो टोटल कितने हो गए? 15। अब देखो इन दोनों को जब हम मिलाकर रखेंगे तो दो नए ट्राइंगल और बनेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला इस तरह से और एक ट्राइंगल इसकी तरफ नीचे जो ये बना हुआ है। तो ये दो और इसमें प्लस हो जाएंगे तो टोटल कितने हो गए? 17। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 17। इसके बाद देखिए 117 नंबर। इसमें ये कहा गया है कि 17 की पावर 21 है और उसको 16 से हम भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा? तो देखो यहाँ से ना आप दो चीज याद रखना। अगर x प्लस 1 है और उसकी पावर n है और उसको मैं x से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 1 आएगा। और अगर ये x माइनस 1 है और उसकी पावर n है और उसे मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये -1 की पावर n आता है। ठीक है। अब ये दोनों में हम इस वाले पैटर्न से इसको सॉल्व करें अगर, तो ये कैसा बनेगा? देखो 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 1 और उसकी पावर कितनी हो गई? 21 और अपॉन में 16 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे वही अपॉन में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर इसका 1 बचने वाला है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो डी लगाएंगे कि 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118 और उसमें ये कहा गया है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और यही क्रम जारी रहता है। तो आप बताओ कि बंदर कितने मिनट में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे पहला मिनट है ना उसमें आप ये चेक करो कि वो कितने मीटर चल रहा है और उसी को ना खंबे की हाइट से माइनस कर लो, तो टोटल बचा कितना? 10 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये फाइंड करना है कि बंदर जो है वो 10 मीटर कितने समय में चढ़ा। तो आप ये देखो कि वो कितने मिनट में चढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि 1 मिनट में बंदर कितने मीटर चढ़ता है? 2 मीटर। और फिर उससे अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो आप ये देखो कि ये ओवरऑल 2 मिनट में सिर्फ 1 मीटर ही तो चढ़ा। ठीक है। तो आप ये देखो कि 10 मीटर चढ़ने के लिए इधर भी इंटू 10 से कर लूं और इधर भी इंटू 10 से कर लूं, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये 20 मिनट्स में 10 मीटर चढ़ जाएगा। और अगला जो 1 मिनट होगा
उसमें ये 2 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, अब जब बंदर ऊपर पीक पर पहुंच जाएगा तो फिर थोड़ी ना फिसलेगा। तो फिर ये कितने हो गए, ये 12 मीटर हो गए और इधर आ गया 21 मिनट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 21 मिनट्स में जो बंदर है वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, तो इसमें ये कहा गया है कि आप लुप्त संख्या बताओ। अब देखो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ना क्लास में कि आप ट्रिपलेट्स याद कर लो। ये दरअसल एग्जामिनर ने आपको ट्रिपलेट्स लिख कर दी हैं। ट्रिपलेट्स क्या होती हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो प्रॉपर्टी होल्ड हो, वही नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड 5 है और दूसरी साइड 12 है, तो तीसरी साइड कितनी होती है? 13 होती है। और देखो यहाँ पर 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट सी लिखी हुई है। और 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट बनती है। तो 25, 24 और 7 की ट्रिपलेट बनती है। यानी कि इसका जो आंसर है ना वो ए ऑप्शन है। ए करेक्ट होगा 7। मतलब किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड आपकी 7 हो और दूसरी 24 हो, तो तीसरी वाली साइड ना 25 होगी। तो इसलिए ये ट्रिपलेट को होल्ड करेंगे, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 120, तो 120 में आपसे कहा गया है कि विषम सेलेक्ट करो। तो जंतु विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तो तीनों हो गए आपके पीसीएम ग्रुप के, यानी कि अगर आपने मैथ साइड ली है तो। और ये वाले जो हैं ये कौन से वाले हो गए? राजनीतिक विज्ञान। इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। ये साइंस में आ जाएंगे और ये साइंस में नहीं है, ये पॉलिटी है एक तरीके से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, तो इसमें ये कहा है कि दो संख्याओं का औसत पी क्यू है। यदि एक संख्या p है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने कहा एक संख्या को मैं x मान लेता हूं, तो एक संख्या p हो गई और दूसरी संख्या मैंने x मान ली। अगर मैं दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दूं तो उनका एवरेज निकल आएगा। और वही एवरेज मुझे कितना दे रखा है? पी क्यू दे रखा है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? x की वैल्यू आप निकाल लो, पी क्यू के अंदर 2 से इंटू हो जाएगी और p उधर चला जाएगा माइनस में। दोनों में से p कॉमन ले लो, तो p कॉमन आएगा तो ये कितना बचेगा? 2q माइनस 1। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने ये लगाया था तो सही है, अदरवाइज गलत है। इसके बाद देखिए 122, तो 122 में ये कहा गया है कि 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग जो है वो 40 वर्ष था। ठीक है, तो आप एक बात सोचो, एक मदर है और एक मैं हूं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। अब कब की बात हो रही है? ये 5 साल पहले की बात हो रही है। तो अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 5 साल तो मदर की एज में ऐड हुए होंगे और 5 साल मेरी एज में ऐड हुए होंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 10। तो अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान समय में हम दोनों की आयु का जो सम होगा वो 50 ईयर्स होगा। और अभी हमारी एज दे रखी है कितनी? 4:1 में। तो 4 और 1 5, यानी कि ये जो 5 यूनिट है ये कितने के बराबर है? 50 के बराबर है। तो पूछा गया है कि मेरी माँ की आयु कितनी होगी। तो आप ये देखो कि ये 5 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 10 की। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी बराबर होगी? 40 के। तो यानी कि 40 ईयर्स एज होगी मेरी माँ की। तो इसमें ये कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, तो इसमें ये कहा गया है कि 129 जिस प्रकार 32 से संबंधित है, 109 27 से संबंधित है, तो 289 किससे होगा? तो दरअसल देखो 32 से ना इन्होंने 129 बनाया है। कैसे? 32 में इंटू 4 किया है और प्लस 1 किया है, तो यहाँ से 129 आ रहा है। फिर ऐसा ही काम दूसरे वाले में भी 27 से 109 बनाया इन्होंने, तो 27 को अब किया 4 से इंटू और प्लस 1 किया तो 109 आ गया। तो यही काम किस में करो? आप 72 में करो। तो 72 की इंटू 4 से करोगे और प्लस 1 करोगे ना तो आपको 289 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? 72, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124, तो इसमें ये कहा गया है कि 4 लड़के ए बी सी डी एक ही मैदान में खड़े हैं। यदि बी जो है वो ए के 6 मीटर उत्तर में है, तो आप देखो कहीं पर भी ए को बना लो। तो अगर मैंने ए को यहाँ बना दिया सपोज, तो इसके 6 मीटर उत्तर में, यानी कि ऊपर की साइड यहाँ पर बी होगा, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। और यहाँ पर 6 मीटर की डिस्टेंस है। फिर ये कहा गया है कि सी जो है वो बी के 3 मीटर पूर्व में है। तो बी के 3 मीटर पूर्व, पूर्व इधर हो जाएगा, तो ये 3 मीटर हो गया और ये कौन है? सी है। फिर इसके बाद में कहा है कि डी जो है वो ए के 5 मीटर पश्चिम में है। तो ए के 5 मीटर पश्चिम में, यानी कि इधर साइड में आएगा। तो यहाँ पर कौन बना हुआ है? डी बना हुआ है और ये 5 मीटर है।
फिर आपसे ये कहा गया है कि बताइए कि सी और डी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो वास्तव में आपसे ना ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये जो डी को और सी को मिलाने पर बनेगी। तो आप क्या काम करो, इस वाली डिस्टेंस के साथ में ना इसको नीचे मिला लो यहाँ पर, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। अगर ऊपर 3 था तो नीचे भी 3 आ जाएगा, और ऑलरेडी ये 5 है, तो 5 और 3 8, मतलब ये जो ट्राइंगल आपका बन के आ रहा है ना, इसमें नीचे की साइड 8 आ जाएगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी, यानी कि ये 6 हो गई। और आपको ये पता है कि 6, 8 और 10 की ट्रिपलेट होती है, यानी कि जो तीसरी साइड होगी वो 10 मीटर होगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा कि 10 मीटर इसका आंसर है। तो आप बी मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 है, तो आप बताओ वास्तविक समय क्या होगा। कुछ नहीं करना होता आपको, 11:60 में से इसको माइनस कर दो। तो 11:60 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 20 बचेगा, और इधर आएगा 00। इस 00 को हम लिख लेते हैं 12:20। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होना चाहिए 12:20 होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126। तो इसमें ये कहा गया है कि एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है। तो यदि घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, तो वह पुनः सही समय कब दिखाएगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना 10 मिनट्स पीछे जा रही है। तो आप एक बात बताओ मुझे कि एक घंटे में अगर घड़ी 10 मिनट पीछे जा रही है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी। तो आप कहोगे 20 मिनट पीछे जाएगी। ठीक है, 3 घंटे में कितनी जाएगी, तो आप कहोगे 30 मिनट पीछे जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं करते जाऊं तो 24 घंटे में कितने जाएगी। तो 24 घंटे में आप कहोगे कि 24 गुणा 10 यानी कि 240 मिनट जाएगी। ठीक है, तो अगर 240 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूं तो 60 से डिवाइड कर लेंगे इसको, और ये कितना हो गया 4। मतलब ऐसे कहो कि एक दिन में ये 4 घंटे पीछे हो जा रही है। और अगर एक दिन में ये 4 घंटे पीछे हो जा रही है तो हमें कितना कवर करना है, हमें 24 घंटे पीछे ले जानी है घड़ी। और 24 घंटे पीछे जाएगी तो आप इसमें किससे इंटू करोगे, 6 से। तभी तो ये बनेगा 6 चौक 24, और इधर भी कितना आएगा 6। तो आप ये कहोगे यहाँ से कि 6 दिन के बाद में ये जो घड़ी है ना वो कितनी हो जाएगी, 24 घंटे पीछे हो जाएगी। तो आप देखो कब करेक्ट की थी, रविवार में। तो रविवार से 6 दिन आगे चले जाओ आप, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि अगले शुक्रवार सुबह 7 बजे जो होगा ना वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस पर स्टार लगा लेना। कई सारे लोगों ने ना इसका आंसर लगाया होगा अगले बुधवार सुबह 7 बजे, लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सोचा होगा कि ये 12 घंटे घड़ी पीछे ले जाओ तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन 12 घंटे में ना एएम पीएम का वो ध्यान रखना भूल गए। यहाँ पर ना वो उन्होंने एएम और पीएम में गड़बड़ कर दी, क्योंकि जो टाइम बताएगी ना तो घड़ी टाइम तो 7 ही बजाएगी, लेकिन वो सुबह के बजेंगे और शाम के बजेंगे। इस तरह से दोनों में टाइमिंग में ना गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सुबह और शाम दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अगले शुक्रवार सुबह 7 बजे, यानी कि 6 दिन के बाद में। और कैसे निकाला वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127। तो इसमें ये कहा गया है कि 5 और 6 को परस्पर बदलने पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो ये वाले 6 की जगह हमने 5 लिख लिया, और इस वाले 5 की जगह यहाँ पर 6 लिख लिया। तो इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा देखो, 7 पंजे 35, और 35 में 8 जोड़ लिया हमने तो ये हो गया आपका 43, और 2 से ये कट जाएगा तो 40। मतलब पहला वाला तो ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो कि यहाँ पर हम 5 लिख लें और यहाँ पर 6 लिख लें, इनको हटा दें तो बात तो वही रहेगी। देखो यहाँ से आ जाएगा 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 7 प्लस और माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 37, और 37 माइनस 4 होते हैं आपके 33। यानी कि दूसरा वाला गलत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, पी, यानी कि केवल पहला वाला सही है और बाकी गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128। तो इसमें ये कहा गया है कि इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखो दरअसल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6 की पावर माइनस में है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। अब फिर इसके बाद इंटू, यहाँ पर जो ये 81 है इसको लिखो आप 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का होल पावर हो जाएगा ये 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर -3 बचेगा। और -3 वाले टर्म को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 के अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इससे कट कर लो, 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इस 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 3। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो आएगा 4/3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 जो कि वेन डायग्राम का है। तो आप यहाँ से देखो कि आप कौन सा वाले वेन डायग्राम को सही बताएंगे। तो देखो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो 5 ही हैं, हमें 6 बनाने हैं। ये वाला हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो आप ये देखो, यहाँ से पुरुष और पिता की अगर मैं बात करूं तो जितने भी पिता होंगे वो सारे के सारे पुरुष होंगे कि नहीं होंगे, और जितने पिता हैं कुछ भाई भी होंगे। तो मतलब इस तरीके से कट करते हुए बनेगा और ये दोनों आ जाएंगे एक सर्कल के अंदर। और ऐसा मुझे किस में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, तो बी में दिख रहा है, इसलिए बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आप आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, बी। बी ही सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में ये कहा गया है कि ये तो कथन निष्कर्ष है। देखो इसमें ना बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां से मैंने इसको बहुत ही इजी वे में समझाया है और बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं और सभी फोन लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप पेन है। तो पहले आप निष्कर्ष पढ़ो। यहाँ लिखा है कुछ पेन फोन है। तो आप ये देखो कि पेन में और फोन में रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों में कुछ कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर देखो लैपटॉप कॉमन है, तो क्या लैपटॉप से लैपटॉप कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सभी लिखा है ना तो ये कट जाएगा। तो इसको हमने कट कर दिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सभी फोन पेन है और सभी को मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब पहला वाला जो है वो करेक्ट है, सही है। अब देखो सभी फोन पेन है, अगर मैं इसको फोन से पेन की तरफ पढ़ूं तो देखो सभी के साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो तीसरा भी करेक्ट, पहला भी करेक्ट। अब दूसरे वाले को देखो, यहाँ कहा गया है कि कुछ कंप्यूटर फोन है। तो कंप्यूटर और फोन को रिलेट करने के लिए मुझे पहले को और दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ लैपटॉप कॉमन है। तो क्या लैपटॉप से लैपटॉप कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आप ये देखो कि इधर साइड में लैपटॉप है तो यहाँ भी सम है और इधर साइड में लैपटॉप है, इधर भी सम है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे नहीं, और ये दोनों कनेक्ट होंगे नहीं तो इनमें कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब सेकंड वाला गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कि पहला और तीसरा वाला अनुसरण करते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131। तो इसमें ये कहा गया है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ और प्रत्येक का अलग अलग भार 40 54 71 और 65 और 58 अलग अलग दिया है, 48 दिया है, और जो कि इसी क्रम में नहीं है। अब यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो कि कौन सा वाला सबसे भारी होगा। तो देखो सबसे पहले को देखो, ए के बारे में कहा है कि ए जो है एफ तथा बी से भारी है। तो अगर ए एफ और बी से भारी है ना तो मैंने इसको ऐसे बना लिया। और दूसरी कंडीशन आपसे ये कही गई है कि जो सी है वो ए से भारी है परंतु डी से हल्का है। तो आप ये कहो कि सी जो है वो ए से तो भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो डी ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बन गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे ए, तो इस वाले पार्ट को ना इसी के नीचे बना लो। तो ये एफ बी मैंने इसके नीचे बना लिया, इसका काम खत्म हो गया। फिर यहाँ के बाद में ये कहा गया है कि एफ केवल 2 मित्रों से भारी है, तो यानी कि बी के नीचे एक व्यक्ति और होगा तभी तो एफ तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर कहा है कि बी सबसे हल्का नहीं है। अगर बी सबसे हल्का नहीं है तो इसके नीचे ई और हमने बना दिया, एक ही व्यक्ति तो बचा था। इस तरह से ये वेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए कि ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे भारी वेट का व्यक्ति है 71 केजी, यानी कि 71 केजी डी का वेट होगा। फिर इसके बाद में उससे ठीक कम वाला वेट का व्यक्ति जो है वो 65 का है, तो ये 65 हो गया। उससे कम वाले वेट का जो व्यक्ति है वो है आपका 58 का, और फिर उसके बाद में कहा है 54, और फिर कहा है 48, और फिर कहा है 40। तो इस तरह से इन सबके वेट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ से हमें देना है कौन सा वाला कथन सही है। यहाँ पर कहा गया है कि ए का भार जो है वो 54 केजी है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो वो 58 केजी का है, तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। फिर सेकंड को देखो, एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है। तो देखो तीसरा सबसे भारी का मतलब ये है सबसे भारी हो गया 71 और उससे कम 65 और उससे कम 58, यानी कि 3 जो है ये सबसे भारी वाले यही हैं। क्या इनमें एफ आ रहा है? नहीं, एफ तो चौथे नंबर पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आप ये कहोगे कि इनमें से ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132। तो इसमें कहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो आप ऐसे कहो कि फादर और सन की एज का जो रेशियो है ना वो 3:1 है। फिर कहा है 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो अब से पीछे चले गए हम कितने साल, 8 साल पहले, और तब फादर और सन की एज का जो रेशियो था वो कितना था, 5 गुना था, यानी कि 5:1।
अब ये जो 5:1 है, फिर कहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान वाली तो ये है ना, तो आप देखो सन की एज निकालनी है, तो सन की एज निकालने के लिए इसका नंबर दिया है 1। देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, इसको 1 लिखो, एक लाइन खींच लो, जिस रेशियो से हम निकाल रहे हैं उसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 4, उसे ऊपर रख दो। 5 की 1 से इंटू माइनस 1 की 3 से इंटू, तो 5 पंजा 5 और माइनस 3 यानी कि 2 आ गया, और इंटू इन दोनों का ईयर गैप यानी कि 8। तो 2 से इसको 4 टाइम्स कट कर देंगे और 4 4 जा 16 ईयर्स। तो यानी कि जो लड़का है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। जिसको ऐसे करना नहीं आता वो रेशियो को बराबर करके भी कर सकता है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133, इसमें ये कहा गया है कि दिए गए आरेख में ए बी सी जो है वो क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ ए जो दिया है वो क्रिकेट के लिए दिया है, और बी दिया है हॉकी के लिए, और सी दिया है वॉलीबॉल के लिए। अब आपसे ये कहा गया है कि उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और वॉलीबॉल तो खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते। अब देखो हॉकी नहीं खेलते ना, तो हॉकी वाले हटा दो यहाँ से। तो हॉकी को हमने किससे माना था, बी से माना था, तो बी वाले जितने भी हैं ना उनको यहाँ से कट कर दो। तो ये तो हमने यहाँ से कट कर दिए कि हॉकी वाले हमने यहाँ से हटा दिए। अब इसके बाद में ये बोला गया है कि आप बताओ कि क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले जो दोनों खेलते हैं वो कितने हैं। तो आप कहोगे ये जो कॉमन वाला भाग है ना ये उसको बताएगा, यानी कि 7। तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7। 7 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134। तो 134 में आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आप उनको रिप्लेस कर दो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 101, फिर उसके बाद में अच्छा यहाँ ब्रैकेट और है, तो इन ब्रैकेट्स को भी ध्यान रखो। ए दिया हुआ है, ए का मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद में 5 है तो 5 लिख दिया। बी, बी का मतलब क्रॉस है तो बी, और यहाँ 10 आ गया, ये पहला ब्रैकेट बंद। अब फिर उसके बाद में डी दिया है तो डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लिया, फिर 5। अच्छा ए के बारे में बोला है कि प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लो। फिर उसके बाद 7 है, फिर बी है तो बी का मतलब इंटू है तो इंटू कर लो, और फिर 3 है तो यहाँ 3 लिख लिया। फिर उसके बाद डी है, डी का मतलब माइनस है तो माइनस, और फिर 19। ये 19 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो, और सी कहा है डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड लिख दो, और ये हो गया 12। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसको आप बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो देखो ये कितने हो गए, ये 101 है और ये 10 पंजे 50, 50 और 101 हो गए 151, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख लिया 151 माइनस। अब इसको भी सॉल्व करो, तो 7 तिया 21, 21 और 5 हो गए 26, और 26 में से मैंने 19 माइनस कर दिए तो 7 बच गए। तो ये 7 हो गए, और ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड करना है इसको 12 से। तो ये 7 माइनस करोगे तो 144 आएगा, और 144 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। बस आपको कुछ नहीं करना था, इसके अंदर एबीसी की जगह पर साइन भरने थे और उसको बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर देना था, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135। तो इसमें ये कहा गया है कि ये वाले जो कोट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाले जो कोट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाले जो कोट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ हैबिट का कोड क्या होगा। तो आप ये देखो कि सबसे पहले पहले वाले कोट्स में और दूसरे वाले कोट्स में क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ देखो PNE है, यहाँ तो नहीं दिख रहा। NAT है तो NAT इसमें भी दिख रहा है, मतलब NAT जो होगा वो किसी चीज का कोड होगा, ठीक। और वो कौन से इस चीज का कोड होगा जो दोनों में कॉमन है। तो NAT के लिए मुझे कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है, देखो इसके अंदर भी हार्मफुल है और इसके अंदर भी हार्मफुल है। इसका मतलब हार्मफुल के लिए मैंने नेट लिख लिया। अब फिर उसके बाद में पहले और तीसरे में देखो, तो पहला वाला तो ये है और तीसरा वाला ये है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो आप कहोगे स्मोकिंग कॉमन है, स्मोकिंग इसमें भी आ रहा है और स्मोकिंग इसमें भी आ रहा है। तो आप ये देखो कि इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है। तो आप कहोगे बिस कॉमन है, बिस यहाँ पर भी है और BIS इसमें यहाँ पर भी है। तो बिस के लिए हमने बोल दिया कि स्मोकिंग के लिए हो गया। अब देखो स्मोकिंग का कोड भी हमें पता चल गया, हार्मफुल का भी पता चल गया। तो आपको निकालना किसका था, हमें निकालना था हैबिट का। तो उसके लिए अब दूसरे और तीसरे में और देख लो क्या कॉमन है। तो दूसरे में देखो अवॉइड यहाँ पर भी दिख रहा है और अवॉइड यहाँ पर भी दिख रहा है। तो एक चीज और कॉमन होगी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है। तो आप कहोगे देखो बोर कॉमन दिख रहा है ना। तो ये जो BOR है ना,
ये BOR किसका कोड हो गया, अवॉइड का हो गया, लेकिन हमें चाहिए किसका, हैबिट का चाहिए। यहाँ से बोर भी खत्म और नेट भी खत्म, तो क्या बचा, बॉग बचा। इसका मतलब इसका जो कोड होगा ना वो BOG होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना ये थोड़ा-सा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बट इसको आप कर रहे अगर आसानी से करना चाहते हैं ना तो इसे एक के ऊपर एक लिख लो। मतलब ऐसे करके PNE लिख लो, नेट लिख लो और बिस लिख लो और फिर इधर स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। फिर इसी के जस्ट नीचे लिखो कि BOG और BOR और NAT और इधर साइड में अवॉइड, हार्मफुल ऐसे करके, और इसी को इसके नीचे लिखो BOR, BIS और YEL और फिर इधर इसके कोड कि प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। फिर इसमें पहले और दूसरे में पहले चेक करो, फिर पहले और तीसरे में चेक करो और फिर दूसरे और तीसरे में चेक करो कि कुछ कॉमन तो नहीं है, और जो जो चीज़ें कॉमन हो ना उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करते जाओ, आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक। यानी कि इसका जो फिलहाल आंसर क्या है वो BOG है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, उसमें कहा है उस शब्द को चुनें जिसका दिए गए शब्दों के बीच समान संबंध हो। अस्तबल में घोड़ा बनता है, बिल में चूहा रहता है, घोंसले में चिड़िया रहती है। तो मांद में क्या रहता है, शेर, शेर की मांद होती है। इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो हम टिक कर देंगे। मलिन बस्ती नहीं होगा, शहर नहीं होगा, झुंड भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, इसमें ये कहा गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो देखो आप ये जानते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि डिस्टेंस है 150 और टाइम लग रहा है 12 सेकंड। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, क्योंकि ये आंसर आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इंटू कर दो। तो ये अब जो आंसर आएगा ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो देखो 5 से ही कट जाएगा 30 बार, और 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और 2 से काट लो, 2 नीम 18 और 9 पंजे 45, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, 45 किलोमीटर पर आवर, वही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138, तो इसमें ये कहा गया है कि ए किसी दूरी के 30% को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ए की औसत चाल आपको बतानी है। तो आप एक बात सोचो, यहाँ पर मैंने एक रास्ता बना दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज ये पूरा सफर है उसका, और इस सफर का जो 30% भाग है इधर वाला, ये तो उसने ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, और इसके बाद जो बचा वो 70% ही तो बचा, और वो 70% वो गया है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप टाइम निकाल लो। आप ऐसे सोचो कि ये जो है ना मैंने टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली, तो यहाँ पर हो गया 30 किलोमीटर और यहाँ पर हो गया 70 किलोमीटर। तो आप ये देखो कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस 20 की स्पीड से जाने में 1.5 घंटा लगेगा, तो 1.5 हो गया, और 70 की स्पीड में 70 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा, तो यहाँ से टोटल 2.5 घंटा हो गया, 2.5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 30 और 70 100 किलोमीटर हो गई, और उसे हमने डिवाइड कर दिया 2.5 से, तो इंटू 10 कर लो पॉइंट उड़ाने के लिए, और 25 चौका 100 और 40, यानी कि 40 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, तो इसमें ये कहा गया है कि 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, विषम संख्याओं का योग कभी भी आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, लेकिन आपको n निकालना आना चाहिए। तो n कैसे निकलेगा भाई, जितने भी नंबर्स हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं की बात हो रही है, तो इसके अंदर 25 तो सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। ऐसे ही अगर मैं 1 से 100 तक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप ये कहोगे कि यहाँ से 50 तो सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी, मतलब आधी होती हैं। तो यहाँ पर देखो 1 से 41 तक की बात हो रही है, तो मैं ये बोलूँ कि 1 से 41 छोड़ो, 1 से 40 तक देख लेता हूँ, तो 1 से 40 तक कितनी होंगी, 20 होंगी कि नहीं होंगी, और एक 41 भी खुद हो गई, तो एक और प्लस कर लिया, तो टोटल कितनी हो गई 21। मतलब ऐसे मानो कि 1 से 41 तक 21 संख्याएं मेरी विषम होंगी, और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे n का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो 21 है ना, ये n की वैल्यू है, और n की वैल्यू अगर आपके पास 21 है तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, तो इसमें ये कहा गया है कि 3a जो है 4b और 6c के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले आप a b c का रेशियो निकाल लो।
तो यहाँ पर देखो ए के साथ में 3 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। तो 3, 4 और 6 तीनों का एलसीएम होता है 12। तो इसको ना 12 से डिवाइड कर लो, इसको भी 12 से डिवाइड कर लो, इसको भी 12 से डिवाइड कर लो, इसको भी 12 से डिवाइड कर लो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। और वो कितना हो गया, 3 से ही कट जाएगा 4 बार, 4 आ गया, और 4 से ही कट जाएगा 3 बार यानी कि 3 आ गया, और फिर 6 से ही कट जाएगा 2 बार यानी कि 2 आ गया। मतलब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है ना वो 4 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गई। अब देखो यहाँ से इन तीनों का जो सम है ना वो इसके बराबर है। दरअसल ये रेशियो है, तो आप क्या काम करो, इनके साथ में एक x और मान लो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, ये हो गया 4x, 3x और ये 2x। तो 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9x मिल जाएगा आपको। और उस 9x की वैल्यू आपको दे रखी है 27√29। तो आप 9 से इसको कट कर दो 3 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के 29 आ जाएगी 3 के साथ। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब इसमें भी आप इन वैल्यूज को रख दो। तो इन वैल्यूज को जब आप रखोगे तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4। तो ये टोटल हो गए 29। और क्योंकि इनका स्क्वायर है तो x भी तो रहा होगा, तो 29 का स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये वाला। तो मतलब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, ये वाला 29 तो ऐसे ही रहने दो, और इनटू इस एक्स स्क्वायर में इस एक्स की वैल्यू जब भरोगे तो इस वाले टर्म का स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, और रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 29 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो देखो 29 का पेयर बन के 29 बाहर आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 तिया 27, यानी कि 7 किस में दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में, यानी कि यही वाला इसका आंसर है। तो 87 आप मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर आयत जो है वो पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है वो शहरी लोगों को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो सिविल सेवक को दर्शाता है। तो आप बताओ कि वह संख्या किसको दर्शाएगी जो ना तो शिक्षित हो। अब देखो जब शिक्षित मुझे नहीं चाहिए तो शिक्षित वाले नंबर यहाँ से कट कर दो। तो शिक्षित जो है वो वर्ग वाले हैं, तो वर्ग में जो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनको यहाँ से हटा दो। हमने इनको हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ना ही शहरी हो, तो शहरी किसको दिखा रहा है, त्रिभुज वाले हैं, तो त्रिभुज के अंदर जो है उनको भी कट कर दो। ये त्रिभुज वाले भी कट हो गए। तो ना तो शिक्षित हो ना शहरी हो, लेकिन सिविल सेवक पुरुष हो। अब देखो पुरुष है तो मतलब आयत वाले चाहिए मुझे, तो आयत वाले ये हो गए सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिविल सेवक भी हो, तो सिविल सेवक वृत्त वाला है, तो ये हो गया आपका वृत्त वाला। अब जैसे ही मैंने वृत्त बनाया ना तो देखो ये वाला 7 यहाँ से हट गया, तो सिर्फ क्या नंबर दिख रहा है मुझे, 10 दिख रहा है दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा, यानी कि 10। तो 10 आप मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142। तो 142 में टीचर का कोड आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि TEACHER। और टीचर के लिए आपने क्या लिखा है, 25 लिखा है, और 13 लिखा है, और 8 5 लिखा है, और 9 लिखा है। दरअसल देखो यहाँ क्या बन रहा है, देखो E5 होता है ये लिखा है, A1 ये लिखा है, C3 होता है ये भी लिखा है, H8 लिखा है, E5 लिखा है। सिर्फ कौन से दो चेंज हुए, पहला और लास्ट का। तो पहला वाला इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 20 होता है, और 20 में 2 + 1 करूंगा तो 2 आएगा, और R जो होता है वो 18 होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 1 + 8 तो मुझे 9 मिलेगा, वो 9 यहाँ लिखा है। तो दरअसल इन्होंने क्या किया है, इसमें जितने भी कोड्स 2 डिजिट में आएंगे उनकी डिजिट्स को ऐड करके उन्हें सिंगल में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। तो जैसे बुक का कोड हमें बनाना है तो BOO के बुक को लिखेंगे हम 2, ये 15 होगा, ये 15 होगा, और ये 11 होगा। तो ये 2 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर 1 + 5 कर देंगे, यहाँ पर भी 1 + 5 कर देंगे, और यहाँ पर 1 + 1 कर देंगे। तो कोड क्या आ जाएगा, 2662। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, इसमें ये कहा गया है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए से लेकर एफ तक एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी जो है वो सी का बेटा है। अब देखो बी को मैंने बेटा बना दिया, तो बी हो गया इस तरीके से सी का बेटा। और लेकिन सी जो है बी की माँ नहीं है, माँ नहीं है तो क्या हुआ, पिता होगा, ठीक है। अब ए जो है वो सी से विवाहित है, तो ए को मैं अगर सी से बनाऊं तो ए इसकी मदर होगी। और फिर कहा है कि ई जो है वो सी का भाई है,
तो ई सी का भाई है तो यहाँ पर मैंने ई को बना दिया, और ये भाई है इसका तो इसलिए ट्राइंगल बन गया। अब ये कहा है कि डी जो है वो ए की बेटी है, तो ए की बेटी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डी को बना दिया। अब एफ जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई एफ हो गया, तो यहाँ पर एफ मैंने बना दिया। तो ए के कितने बच्चे हैं? अब देखो ये दोनों जो है ना, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके ये 3 बच्चे हैं, 1 2 और ये 3, 2 लड़के और 1 लड़की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन लगा देंगे हम, 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144, इसमें ये कहा गया है कि गौरव जो है 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखो यहाँ से ना मैं गौरव को उत्तर की ओर 20 मीटर चला देता हूँ, ये हो गया 20। फिर कहा है बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, इधर से बाएं मुड़ा दिया इसको, इधर चला गया ये 40 मीटर। फिर कहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब जब ये वहां वापस मुड़ के इधर आएगा ना, तो ये ध्यान रखना इसे यहीं तक रखो 20 तक। और फिर कहा गया है पुनः वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो अब ये इधर जाएगा और यहाँ तक 20 मीटर चल गया। तो पूछना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, और ये वाला 40 यहाँ है तो यहाँ पर भी ये 40 होगा, तो ये दोनों प्लस कर दो, तो टोटल कितना आ गया 60 मीटर्स। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और ये बेहद आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे गलत हुआ तो फिर तो बहुत बुरी हालत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, इसमें ये कहा गया है कि ये जो आकृति है इसमें कितने आयत हैं। तो देखो ये ना 2 शेप है। पहली शेप तो हमारी ऐसी दिख रही है, ये वाली, और दूसरी शेप हमारी ऐसी दिख रही है इस तरह से, ये वाली। ठीक है, दोनों में हमें काउंट करना है। तो दोनों में जब हम काउंट करेंगे तो देखो इसमें काउंट करना आपको आता है, 1 + 2 इधर साइड में ऐड कर दो और 1 + 2 इधर साइड में ऐड कर दो। तो क्योंकि यहाँ नंबरिंग करेंगे हम, यही तो तरीका होता है। इधर से 3 आया, इधर से 3 आया, मतलब 3 3 जा 9। तो 9 तो होंगे इस वाली शेप में, और इस वाली शेप में जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, प्लस उसके बाद में देखो एक ये हो गया 1, फिर उसके बाद ये 2 और ये बड़ा वाला 3, तो 3 इधर से हो गए, और प्लस ऐसे ही ऊपर से भी काउंट करो तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक, फिर ये नीचे 2 और ये बड़ा वाला 3, तो ये 3 हो गए। तो तीनों को प्लस कर दो, 5 3 8, 8 और 3 11, और ये वाले 11 इन 9 में प्लस होंगे तो टोटल हो जाएंगे 20। यानी कि इसका जो आंसर है वो 20 है। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, तो 146 में ये फिगर आपको दी हुई है, इसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। तो देखो त्रिभुज काउंट करने के लिए मैंने आपको एक ये वाली शेप पढ़ा रखी है इस तरह से। इसमें हम कैसे काउंट करते हैं, 3 होते हैं यहाँ पर, है ना, ऐड करने के बाद में। तो आप इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करो। देखो कैसे है, यहाँ पर ये दिया हुआ है इतना पार्ट ऐसे, और ये वाली लाइन, तो इसमें 3 होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने 3 लिख लिए। प्लस अब देखो ये छोटा वाला भाग यहाँ पर भी है एक ये, ठीक है, तो +3 इसके हो गए। प्लस फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो एक ये वाला पार्ट बन गया, तो इसके भी 3 होंगे, और प्लस फिर यहाँ पर छोटा वाला भाग ये बना है देखो, तो +3 इसके हो गए। अब प्लस इसके बाद में नीचे बड़े वाले में आ जाओ, यहाँ पर देखो इसमें भी 3 होंगे इस वाले लाइन के साथ, तो +3 ये हो गए। अब यहाँ से मैंने ये बड़े बड़े फिगर तो गिन लिए। अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल इधर ये वाला होगा, इसको भी काउंट करेंगे, और एक ट्राइंगल इधर ये वाला होगा, ये हो गए 2 ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही देखो एक ट्राइंगल इधर ये होगा 3, और ये वाला होगा 4, तो ये 4 ट्राइंगल ये हो गए, और प्लस अब देखो इनको पूरे को बड़े को काउंट कर लो, यहां से लेके यहां तक ये पूरा, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये हो गया एक, और एक इधर साइड में ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने टोटल काउंट कर लिए। अब इनको काउंट कर दो, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, तो उसमें कहा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका अपने दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है तो वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाती है, तब उसकी दाईं ओर से पंक्ति में प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो आप एक पंक्ति बना लो, यहाँ पर मैंने ये पंक्ति यहाँ ड्रॉ कर दी, ये हो गया इसका लेफ्ट साइड और ये हो गया इसका राइट साइड। ठीक है, अब मोनिका सपोज यहाँ पर बैठी थी और ये कहा गया कि वो 4 स्थान खिसक गई। जब 4 स्थान वो उधर जाती है यहाँ पर, तो वो 12वें स्थान पर आ जाती है लेफ्ट साइड से। तो आप ये देखो कि लेफ्ट साइड से अगर वो 4 स्थान खिसक के 12वें स्थान पर गई तो पहले कहाँ बैठी होगी, वो 8वें स्थान पर। 12 में से मैंने 4 माइनस कर लिए,
तो अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से 8वें स्थान पर बैठा है और राइट साइड से उसकी पोजीशन निकालनी है, तो आप क्या काम करते हो, टोटल में +1 करते हो और लेफ्ट की पोजीशन उसमें से माइनस कर देते हो, यानी कि 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 और 22 में से 8 माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये आपका 14, यानी कि 14th प्लेस उसका होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए 148, उसमें ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसके साइन आप चेंज कर दो और बताओ क्या आंसर होगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8, इसके बाद प्लस है तो प्लस को ये कह रहे हैं डिवाइड बना लो, तो यहाँ 6 बना दिया हमने, फिर इंटू है तो इंटू को कह रहे हैं माइनस बना लो, 4 हो गया, और फिर कह रहे हैं डिवाइड, डिवाइड को ये कह रहे हैं इंटू बना लो, तो ये हो गया, हमने 3 कर दिया, और फिर है माइनस, तो माइनस को कह रहे हैं ये प्लस बना लो, 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करो, तो पहले डिवाइड करोगे तो 2 3 जा और 2 4 जा, मतलब स्टार्टिंग में आएगा 4/3 और माइनस 4 3 जा 12 और प्लस 4। अब आप ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करोगे, ये 12 है, 12 में से 4 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 8, यानी कि 4/3 माइनस 8, तो 8 तिया 24 और 24 में से 4 माइनस हुए तो 20 बचे और बटे 3 माइनस के, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149, तो उसमें ये कहा गया है कि ABCD पत्तों का एक खेल खेलते हैं। ए बी से क्या कहता है, अगर मैं आपको 8 पत्ते दे देता हूं तो आपके पास सी के बराबर पत्ते होंगे, मतलब बी के पास जितने भी कार्ड्स हैं, अगर 8 कार्ड्स उसके पास और आ जाते हैं तो वो सी के बराबर हो जाते हैं। तो यहां से मुझे ये पहली इक्वेशन मिल गई। फिर उसके आगे कहा है कि और मेरे पास सी की तुलना में 3 कम होंगे। भाई ए के पास जितने कार्ड्स थे उसने 8 कम कर लिए जो कि दिए थे बी को, तो अब जो उसके पास बचे ना वो सी से 3 कार्ड कम बचे। तो यहां से ये आ गई दूसरी इक्वेशन, मतलब a माइनस 8 इक्वल्स टू सी माइनस 3। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये a माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आगे देखो, इसके अलावा अगर मैं c से 6 पत्ते ले लेता हूं तो a जो है वो क्या कर रहा है, 6 पत्ते ले ले रहा है, मतलब +6 हो गया। तो मेरे पास d के 2 गुने पत्ते होंगे, तो यानी कि ये 2d के बराबर होगा। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। और आगे कहा है यदि b और d के पास में एक साथ मिलाकर कितने पत्ते हैं, 50, यानी कि b प्लस d जो है ना वो 50 के बराबर है। तो ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब आपको क्या काम करना है, इन चारों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो 40 आ जाएगा a की वैल्यू, और यही इसका सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये जो चौथी इक्वेशन है ना, यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल लो, तो d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 माइनस b आ जाएगी, और इस वाली वैल्यू को उठाओ और तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a माइनस a प्लस 6 इक्वल्स टू 2, और ब्रैकेट में आएगा d की वैल्यू यानी कि 50 माइनस b, और b के अंदर इंटू कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 और माइनस के 2b। अब ये 6 उधर भेजोगे तो a की वैल्यू आपके पास ओवरऑल कितनी निकल के आएगी, 94 माइनस के 2b। अब ये जो a आया है इसको आप उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। देखो यहाँ पर c के टर्म्स में दिया हुआ है ना, जब इस वाली वैल्यू में भरोगे तो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, c आपको मिल जाएगा यहाँ से 94 माइनस के 2b और माइनस 5। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ जाएगी, ये 95 में से 5 माइनस हो गया तो ये बन गया 89 और माइनस के 2b। अब ये जो वैल्यू हमारी c की आई है, इस वाली वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ b प्लस 8 इक्वल्स टू सी की जगह पर हमने रखना है 89 माइनस के 2b। अब देखो ये जो माइनस का 2b है ना, इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3b, और ये जो 8 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 81, और ये वाले 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। तो यानी कि b की जो वैल्यू आएगी ना वो 27 आ जाएगी यहाँ से। और जैसे ही b की वैल्यू आए तो आप क्या कर दो, b की वैल्यू ऐसी जगह रखो जहां से मेरी a की वैल्यू निकल आए। तो वो हमने देखा था यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है a इक्वल्स टू कितना है, 94 माइनस 2b। तो इस वाली b की जगह पर जब आप 27 रखोगे तो ये कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पर देख लो, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 94 माइनस के 2 इंटू 27। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 94 माइनस 27 दूनी 54,
और ये दोनों को माइनस कर दोगे तो a बराबर आ जाएगा 40। थोड़ी सी घिचपिच हो गई, लेकिन ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपके पास 4 इक्वेशन होंगी और उन चारों इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लो। हमसे a के बारे में पूछा था, a के पास कितने बचते हैं, तो आप कहोगे 40 हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, ये z बराबर 52 दिया है, तो z होता है आपका 26 और 26 में 2 का इंटू कर दें तो 52 आ जाएगा। ऐसे ही देख लो बैट में, तो b होता है आपका 2 और a होता है आपका 1 और प्लस t होता है 20। तीनों प्लस होंगे तो 23 और 23 की 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 46, जो कि इसका कोड दिया हुआ है। तो आपसे हेट का कोड पूछा है, तो हेट का कोड बनाने के लिए h होता है आपके पास 8, a होता है 1 और t होता है 20। तीनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 29 और 29 का आप डबल करोगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 58 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ तक मैंने रीजनिंग और मैथ के पोर्शन के 50 क्वेश्चंस बिल्कुल सारे सही सॉल्व कर दिए हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये गलत तरीके से सॉल्व किया है तो आप कमेंट करके उसका सही आंसर बताओ, मैं उस पर कमेंट जरूर करूंगा। बाकी कितना स्कोर आपका रहा ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 50 क्वेश्चंस में से आखिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।